जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह कुशवाहा वर्तमान भारत में आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सभी लोग ये तो जानते हैं कि हम भारत देश में निवास करते हैं, हम भारतीय हैं, भारत के निवासी हैं। परंतु समस्या क्या आती है हमारे जीवन में कि हम भारतीय हैं, लेकिन भारतीय होने के बाद भी हम कुछ चीज़ों को नहीं जानते हैं। जैसे भारत का अभिभावक यानी गार्जियन कौन है, नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं, जिसके कारण हमारे देश में कई प्रकार की समस्याएं ऐसी हैं, या हम लोगों के साथ एक भारतीय होने के कारण जो समस्याएं आती हैं, उसके कारण अक्सर हम लोग सरकारों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते हैं। एक दूसरे की आलोचना करना, सरकारों की निंदा करना, नेताओं की आलोचना करना, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं पाते। इसका मुख्य कारण है भारत में कौन हमारे देश का अभिभावक गार्जियन है, उसको नहीं जानते। अब किसी देश का अभिभावक या गार्जियन होता क्या क्या है या कौन है, इसकी सैद्धांतिक व्याख्या मैं आज करूंगा, क्योंकि समस्या का हल समस्या के कारण को जाने बिना नहीं हो सकता है। हमारे देश में लोकतंत्र के सम्मुख कई समस्याएं हैं। वास्तव में लोकतंत्र की सम्मुख समस्याओं का मुख्य कारण होता है लोकतंत्र एक उत्तरदायित्व विहीन शासन होता है। तो मेरी पूरी वीडियो वार्ता को सुनिएगा, तभी समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं और उससे हम लोगों का हित किस प्रकार से प्रभावित है और उस समस्या का हल क्या है। अभी जैसे शिक्षित लोगों के साथ समस्याएं होती हैं, हमारे देश में कई ऐसी चीजें हैं जिससे हम सभी लोग बहुत ज्यादा असंतुष्ट होते हैं। बाल्यकाल से युवावस्था तक आते आते हम अपने भविष्य के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होते कि हमें जीवन में करना क्या है। इसलिए मैंने अभिभावक शब्द का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि हम जब परिवार में होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हम जानते हैं कि मम्मी पापा, माता पिता हमारे अभिभावक होते हैं और हमें कुछ भी चाहिए होता है तो अपने माता पिता से मांग लेते हैं। लेकिन एक देशवासी या देश के निवासी, सामान्यतः नागरिक शब्द मान लिया जाता है कि नागरिक होने के कारण ये एक शब्द विवादित शब्द है, जो राजनीति शास्त्र को जानते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं या नहीं है, अलग विषय है। लेकिन हम एक परिवार के सदस्य, अगर भारत एक बहुत बड़ा परिवार है तो हम ये जानते ही नहीं कि हमारे अभिभावक कौन है। इस भारत जैसे विशाल परिवार का वास्तव में नियंता और निर्णयकर्ता कौन है। इसीलिए हम सही से सरकारों के सम्मुख प्रस्तुत नहीं कर पाते अपनी अपेक्षाओं को। जैसे परिवार में हम जानते हैं मम्मी पापा, माता पिता हमारे अभिभावक हैं, सीधी सीधी बात कर लेते हैं उनसे, ये चाहिए, और उनका निर्णय क्या मेरे लिए जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, इसके अनुसार वो निर्णय लेते हैं। लेकिन देश अगर बहुत बड़ा परिवार मान लिया जाए और हम उस परिवार के सदस्य हैं, तो हमारे लिए समस्या हो जाती है कि हम किसे अभिभावक माने। भारत देश एक अभिभावक विहीन परिवार है। क्यों? सरकार को अभिभावक मान सकते हैं। जैसे परिवार में बड़े सदस्य चार बैठ गए, सबके व्यक्तिगत हित होते हैं। अगर किसी एक का हित उसमें साधना हो तो ज्यादा कंट्राडिक्शन होती है, किसका बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। इसमें आप अपेक्षा, जैसे माता पिता से अपेक्षा कर लेते हैं, वैसा अपने भाई को गार्जियन बना करके हम अपेक्षा नहीं कर सकते। तो भारत में क्या होता है, जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी परिभाषित रूप से हमारे अभिभावक नहीं होते। जिसे सरकार कहते हैं वह बहुत सारे लोगों का समुच्चय होता है, परिवार के ही सदस्य लोग होते हैं जिसके व्यक्तिगत हित होते हैं। वो माता पिता की तरह उदार नहीं हो सकते। जैसे परिवार में माता पिता उदार होते हैं, लेकिन आपके भाई पटीदार जब बड़े हो जाते हैं, भाई का हर बच्चा चाहता है परिवार में कि मुझे कुछ ज्यादा मिल जाए, उसी बच्चे को अधिकार मिल जाए कि तुम सबका वितरण करो। तो दोनों बच्चों के, अगर दो चार बच्चे हैं, अगर मान लीजिए छोटे परिवार में दो ही बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों में एक ही रसगुल्ले की लड़ाई हो जाएगी, दोनों चाहेगा मैं ज्यादा खा लूं। इसलिए लोकतंत्र में अभिभावक विहीन सरकार होने के कारण, सत्ता अभिभावक विहीन होने के कारण बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हम
भारतवासियों के रूप में या देश के सदस्य, देश अगर परिवार है तो उसके सदस्य होने के नाते हम लोगों के सम्मुख समस्या होती है कि हम अपनी फरियाद रखें कहाँ। क्या मारपीट हो गया तो भाई तो कोर्ट चले गए, लेकिन क्या बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, उनकी समस्या पारिवारिक रूप से आर्थिक विषमता आ रही है जिसके कारण सर्वाइवल कठिन हो रहा है। सांस्कृतिक संकट है देश में, एक समुदाय दूसरे समुदाय का विरोध कर रहा है। इन सब समस्याओं का हल हम लोकतांत्रिक सरकार से नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता अपरिभाषित है। क्यों सत्ता अपरिभाषित है? हम कह सकते हैं ये फलना पार्टी की सरकार है, लेकिन कोई पार्टी एक व्यक्ति तो नहीं होता है। जैसे हम लोग अभी कहते हैं कि लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री होता है या राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री होता है, उसे सरकार का मुखिया यानी चीफ मान लिया जाता है कि सरकार का प्रमुख वो है, लेकिन हम सीधा सीधा उसको अधिकार नहीं होता कि वह पूर्णतः निर्णय ले, वो मंत्रिमंडल के अधीन होता है। अगर पूरा का पूरा वह निर्णय ले भी लेता है, डिक्टेटरशिप प्राप्त भी कर लेता है, तो भी वह हमारे हितों का पूरी तरह से ध्यान नहीं रख सकता, क्योंकि उसके पास संप्रभुता नहीं है, गार्जियनशिप नहीं है। आज मैं इस संदर्भ में मैंने भूमिका बता दी कि भारत या कोई भी लोकतंत्र होता है वह अभिभावक विहीन शासन होता है, अभिभावक विहीन व्यवस्था होती है। तो लोकतंत्र में उत्तरदायित्व का अभाव होता है। जैसे परिवार में, एक छोटे से परिवार में सारा उत्तरदायित्व परिवार के अभिभावक यानी माता पिता का होता है जब तक बच्चे होते हैं छोटे छोटे। बड़े होने पर आजकल तो एकल परिवार का जमाना है, तो बच्चे बड़े हुए अपना परिवार अलग कर लेते हैं, वह माता पिता के अधीन नहीं रहते, और ये सही बात है। इसलिए उदाहरण मैंने छोटे से परिवार का भी दिया है कि छोटे से परिवार में भी जब तक हम छोटे बच्चे हैं, अगर देश बहुत बड़ा परिवार है तो हम सभी नागरिक जो देश के निवासी हैं छोटे बच्चे की तरह हैं। हमारा अभिभावक परिभाषित नहीं है कि हम अपनी किसी भी समस्या का समाधान किससे मांगे, कौन है स्वामी, कौन है उत्तरदायी हमारे प्रति। बच्चे को एक चोट भी लग जाती है तो माता पिता उसका इलाज करवाने जाते हैं। तो देश में अगर एक समुदाय, एक परिवार या एक समूह क्षतिग्रस्त हो जाए, उसे किसी प्रकार से क्षति पहुंच जाए, तो वह किससे न्याय मांगे? क्या हर चीज का कोर्ट न्याय दे पाएगा? नहीं, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो कोर्ट के निर्णय से नहीं हो सकती। क्या एक एक व्यक्ति प्रत्येक समस्या समाधान के लिए न्यायालय में जाएगा? किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसकी नीति की रोजगार चाहिए, उसकी योग्यता के अनुसार कार्य चाहिए। रोजगार का मतलब नहीं कि पकौड़ा तलेगा, पकौड़ा तलना रोजगार नहीं है, ये एक जुमला है, लेकिन इस जुमले को मैं यहाँ उदाहरण के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर कोई इंजीनियरिंग कर चुका व्यक्ति है तो उसे इंजीनियर बनना चाहिए। अगर उसे पढ़ाई में किसी को दिक्कत आ रही है कि उसकी योग्यता के अनुसार उसे शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो ये समस्या के लिए वह कोर्ट में केस लड़ेगा या पढ़ाई अपनी जारी रखेगा। तो नागरिक समस्याओं को पहले मैंने डिफाइन कर लिया कि हमारे देश में अभिभावक के अभाव में, प्रभु सत्ता के अभाव में जो समस्याएं आती हैं वह हमारे व्यापक रूप से जीवन को पूरा प्रभावित करता है। जब एक बच्चा 20 वर्ष की आयु तक एक भारतीय नागरिक बन चुका बच्चा वोट देने का अधिकार तो रखता है, लेकिन वह न्याय पाने का अधिकार नहीं रखता, क्योंकि भारत में नागरिक कौन है और नेता कौन है, कौन संप्रभुता है, यह नहीं समझता। तो इसी संदर्भ में मैं संप्रभुता को पहले स्पष्ट कर लेना चाहता हूं कि संप्रभुता क्या होती है। किसी भी देश और समाज में संप्रभुता परिभाषित और मूर्त होती है। मैं राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर कह रहा हूं। कभी भी संप्रभुता अपरिभाषित और अस्पष्ट नहीं होती है, लेकिन लोकतंत्र में संप्रभुता अपरिभाषित भी है और जो अपरिभाषित है अर्थात मूर्त नहीं है। हम सभी लोग नहीं जानते कि भारत का वास्तव में शासक कौन है, कौन हमारे लिए उत्तरदायी है। संप्रभुता की परिभाषा अगर कहीं भी पढ़े पाठ्य पुस्तकों में या कहीं भी राजनीतिक सिद्धांतों में पढ़े तो संप्रभुता सत्ता संचालन की अनियंत्रित शक्ति है। सत्ता संचालन की अनियंत्रित शक्ति ही
संप्रभुता होती है। मैंने परिवार का उदाहरण दिया। छोटा बच्चा जब तक छोटा है उसके पास कोई राइट नहीं होता है कि मम्मी पापा के अगेंस्ट में कोई निर्णय ले ले, क्योंकि वह पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर होता है। तो माता पिता को अनियंत्रित शक्ति होती है जब बच्चा छोटा होता है। मैं छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं, बड़े होने की बात नहीं कर रहा हूं। लोकतंत्र बड़े बच्चों की बात है। छोटे बच्चे में पूरी तरह से बच्चे को बुखार लगा तो वो चेक भी करेंगे मम्मी पापा, चोट लग गई तो भी चेक करेंगे मम्मी पापा, चोट लग गया। बच्चा को बस रोना है, बच्चा को बस रोना है, उसको फरियाद नहीं करना है कि पापा मुझको चोट लग गई। बस रोने लगा, मम्मी पापा तुरंत केयर में पहुंच जाते हैं कि क्या हुआ बेटे को। यह होती है अनियंत्रित सत्ता। वह अनियंत्रित सत्ता आपसे गुहार करने की अपेक्षा नहीं करती, बस आपके दर्द को, आपके कष्ट को देखा और निर्णय लेने का सामर्थ्य रखती है। यह होती है अनियंत्रित सत्ता। क्योंकि वर्तमान समय में मैं किसी देश का उदाहरण नहीं दे सकता, क्योंकि वर्तमान समय में अधिकतर देशों में अनियंत्रित सत्ता अर्थात संप्रभुता नहीं है। कहने के लिए कई जगह राजतंत्र है, लेकिन वहां पर भी अनियंत्रित सत्ता नहीं है, क्योंकि अब जहां भी है संवैधानिक राजतंत्र है, अर्थात कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि पूंजीवाद ही अभी पूरे के पूरे दुनिया पे शासन कर रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था में लोकतंत्र होता है। पूंजीवादी व्यवस्था का मूर्त रूप लोकतंत्र है। कभी इस पर मैं अन्य वार्ता बनाऊंगा, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि संप्रभुता क्या चीज है। उम्मीद है मेरे मित्रों जो कभी संप्रभुता शब्द से परिचित नहीं भी होंगे वो आज अब गूगल कर लेंगे या कहीं भी शास्त्र में पढ़ लेंगे, राजनीति शास्त्र में पढ़ लेंगे, लेकिन इस बात जान लेंगे कि संप्रभुता अनियंत्रित सत्ता है। शासन करने की अनियंत्रित शक्ति ही संप्रभुता है। जैसे अब संप्रभुता को ये मैं क्यों परिभाषित कर रहा हूं, क्योंकि भारत में समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही हैं। सांप्रदायिकता की समस्या, आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि आपके अंदर भी दूसरे विचारधारा के लोगों के प्रति थोड़ा बहुत तो नकारात्मक भाव होता ही है। और सांप्रदायिकता प्रत्येक व्यक्ति की जातीय पहचान यानी व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी होती है। व्यक्तिगत पहचान से आपके रिचुअल्स, आपके सोचने का तरीका, आपकी संस्कृति है। और सांस्कृतिक भेद भारत में बहुत ज्यादा है। भारत विविधताओं का देश है। हम अपने ही भाई से विचारधारा में अलग हो सकते हैं। एक ही माता पिता की संतान भी भारत में विचारधारा के स्तर पे टकराव रखती है। इतना ज्यादा विविधता है भारत में। तो आप सांप्रदायिकता की समस्या से इनकार नहीं करेंगे। दूसरी समस्या जो है आर्थिक विषमता, क्योंकि पूंजीवादी देश है, लोकतंत्र है, पूंजीवादी देश है, इसमें आर्थिक समानता नहीं लाई जा सकती। क्यों नहीं लाई जा सकती? क्योंकि यह खुली प्रतिस्पर्धा देता है और वह ठगी का तंत्र है, जिसमें जितना बुद्धि चातुर्य है, आप कितना परिश्रम करते हैं यह महत्व नहीं रखता। पूंजीवाद में आप कितना ज्यादा कम्युनिकेटिव हैं, कितना ज्यादा लोगों को ठग सकते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी योग्यता है आर्थिक उन्नति का। आप परिश्रम की क्षमता से आप आर्थिक समृद्धि नहीं पाते हैं। लोकतंत्र में आप कितने बड़े ठग हैं, इसके बाद ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसकी वार्ता मैं पहले कर चुका हूं और पूंजीवादी व्यवस्था पर मैं वार्ता जब करूंगा अगले वीडियो में, तब मैं इसको बेहतर ढंग से स्पष्ट करूंगा। वर्तमान में इसलिए आर्थिक विषमता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। आज मैंने संप्रभुता विहीनता की समस्या को अभी तक वर्णित किया। मैंने पहले ही कहा है कि पूरी वार्ता सुनिए, तब समस्या समाधान आएगा, क्योंकि ये पहले हम समस्या को अगर परिभाषित नहीं करेंगे तो समाधान कहां से आएगा। तो लोकतंत्र में प्रभुसत्ता यानी कौन हमारा अभिभावक है जिससे हम अपनी अभिरुचि व्यक्त करें। क्या हम स्कूल के मास्टर साहब को कह दें कि सर जी हम तो आविष्कार करना चाहते हैं, तो मास्टर साहब क्या पैसा दे देंगे? नहीं देंगे। पैसा दे देंगे, पैसा भी दे दे, अगर मान लीजिए कोई वजीफा दे दे, आपको है कोई सिरफिरा मेरी तरह दे दे पैसा आपको स्कूल का मास्टर साहब, तो क्या आपको प्रयोगशाला दे देगा? प्रयोगशाला के लिए आपको अथॉरिटी कहाँ है कि आप कहेगा अरे कोई आतंकवादी सामान तो नहीं बना रहा है, आतंकवादी क्या संगठन है? क्योंकि आविष्कार में बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी जिसमें प्रयोगशाला चाहिए होगा आपको।
और वो खतरनाक चीज, यानी प्रयोगशाला की व्यवस्था है नहीं विद्यालयों में। विद्यालयों में है तो मास्टर साहब कितने बच्चे का लोड उठाएंगे। सब में वैज्ञानिक अभियोग्यता नहीं है, लेकिन माँ बाप अमीर है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पे पैसे झोंक करके कोटा राजस्थान भेज करके विभिन्न इंस्टीट्यूट में पैसा ठूस ठूस के कहेंगे कि मेरा बेटा पढ़ाई कर ले, इंजीनियर बन जाए। बेटा में औकात नहीं है पढ़ाई करने की, गले में फांसी लगा के टपक जाएगा बेटा। ये घटनाएं आप लोग सुनते होंगे कि राजस्थान कोटा में एक एक दिन में 23-23 लोग मरे हैं। इतनी ज्यादा आत्महत्याएं बच्चे कर लेते हैं कि बच्चे में औकात नहीं है और माता पिता पैसे के दम पर चाहते हैं इंजीनियर बना लेना, डॉक्टर बना लेना। बच्चे आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते हैं। तो यह जो समस्या है वह संप्रभुता की समस्या है। अगर भारत संप्रभु राष्ट्र हो, जिसका एक संप्रभु राष्ट्र हमारे संविधान के प्रेम्बलम में है, यानी कि उद्देशिका में है कि भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए, लेकिन संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कभी भी लोकतंत्र होता ही नहीं है। लोकतंत्र का कोई भी रूप हो, गणतंत्र हो या प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो, संवैधानिक लोकतंत्र हो, संघात्मक प्रणाली हो, कोई भी प्रणाली में जब लोकतंत्र है या डिक्टेटरशिप भी हो जाए तो भी संप्रभुता उसे परिभाषित नहीं होती, क्योंकि डिक्टेटर को हमेशा जनता से भय रहता है कि जनता हमारा तख्ता पलट कर देगी, मेरी जगह किसी और को रख देगी। तो डिक्टेटर के साथ भी समस्या होती है। तो ऐसी स्थिति में वह संप्रभुता नहीं रखता लोकतंत्र कहीं भी कि आप जिससे कह सके। अगर संप्रभुता को अब मैं परिभाषित करता हूं, संप्रभुता से लाभ है। असंप्रभुता कैसे होती है? संप्रभुता अनियंत्रित शक्ति है शासन करने की। संप्रभुता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, जिसके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। संप्रभुता का संबंध कैसे होता है, मैं इस पर बहुत सारी व्याख्याएं पीछे कर चुका हूं। मैं और मेरा राजतंत्र मेरा विषय है, उसे देख सकते हैं। लेकिन मैं अब बताता हूं संप्रभुता किस प्रकार से आपकी अपेक्षाओं को आपकी अभिरुचि के अनुसार समर्थन देती है। और संप्रभुता का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण अगर होगा तो राजतंत्र ही होगा। जैसे मैं जानता हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ा हूं, मैं विज्ञान को पढ़ा हूं, बहुत कुछ पढ़ लिखा हूं, ये बता देता हूं मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। आप ये बताइए संप्रभुता की सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? निर्णय लेने की अनियंत्रित शक्ति। जैसे एक राजा यह कभी नहीं सोचेगा कि आपकी जाति क्या है, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैंने राजा के बारे में आप क्या सोचते हैं, राजा ये नहीं सोचता। राजा आपकी योग्यता देखेगा, आप किस जाति के हैं, किस समाज के हैं, किस देश के हैं, यह नहीं सोचेगा। राजा सोचेगा आप मेरे लिए उपयोगी हैं या नहीं हैं, क्योंकि उसके पास अनियंत्रित सत्ता है। भगवान श्री राम वन में गए, उनके पास अनियंत्रित, वो राजतंत्र के जमाने के थे, वो ये नहीं सोच रहे थे कि सुग्रीव पात्र है या कुपात्र है, किस जाति का है, बानर है कि आदमी है, ये नहीं सोच रहे थे ना। उनकी जरूरत थी कि सुग्रीव की सहायता चाहिए। हनुमान जी में योग्यता थी, टैलेंट थे, पढ़े लिखा, जंगल में पढ़ा लिखा व्यक्ति मिल गया, उनका एक सहयोगी मिल गया, संधि कर लो। बाली राजा था लेकिन उनके लिए उपयोगी नहीं था, उनका किल कर देने का राइट था, वो किल कर दिए, और कोई तर्क नहीं था। राम, इसलिए मैं उदाहरण देता हूं क्योंकि राजतंत्र का अच्छा उदाहरण अभी लंबे 200 साल में नहीं है। 200 साल क्या, 1000 साल में नहीं, क्योंकि 1000 साल पहले सामंतवाद का युग था, यद्यपि उसमें भी राजतंत्रीय गुण थे। अब इसका एक उदाहरण, ये तो हो गया रामायण का उदाहरण, एक उदाहरण देता हूं अकबर बीरबल का। बीरबल क्या बहुत बड़ा योद्धा था? नहीं, बीरबल को अकबर ने रखा था उसकी बुद्धि चातुर्य के कारण। ऐसा नहीं कि बुद्धि चातुर्य की भी मैंने आलोचना की है, विवाद में केवल बुद्धि चातुर्य चलता है, ऐसा नहीं है। राजतंत्र में भी बुद्धि चातुर्य का वैल्यू है। बुद्धि से चतुर था, बीरबल को अपने साथ रख लिया। उसकी कोई औकात नहीं थी, वो कोई राजा नहीं था, कोई जागीरदार नहीं था। जैसे कि अकबर के दरबार में बहुत सारे जागीरदार भी थे, दरबारी, लेकिन बीरबल क्या था? एक साधारण व्यक्ति, एक पान लगाने वाला पनवाड़ी, रख लिया उसको। महत्वपूर्ण बात है, राजा की अनियंत्रित सत्ता और संप्रभुता जब परिभाषित और मूर्त होती है तो वह मनुष्य की योग्यता और अभिरुचि को महत्व देती है, ना उसका जात देखती है, ना उसका संप्रदाय देखती है।
अल बरूनी, अबू रेहान अल बरूनी, सब लोग जानते हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं। अबू रेहान अल बरूनी शासकों का बदलता रहा, लेकिन उसको हर शासक ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि उसमें योग्यता थी, उसकी योग्यता की कदर थी। तो जब अनियंत्रित संप्रभुता शक्ति होती है सत्ता की, तो वह किसी की जाति समाज नहीं देखता, वह देखता उसकी योग्यता को। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब इसको थोड़ा सा आपको लगेगा कि लोकतंत्र में भी ऐसा है जो टैलेंटेड नौकरी पा लेता है, लेकिन ना, टैलेंटेड नौकरी पाता है नहीं, क्योंकि एक नेता में संप्रभुता है नहीं। वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आयोजित कर सकता है और कई लोगों की भीड़ होगी और उसमें तुलना होगी मार्क्स के आधार पे किसमें क्या टैलेंट है। सवाल क्या वैज्ञानिक अभियोगिता की बुद्धि चातुर्य का क्या परीक्षा में किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। भीड़ में इसका परीक्षण होता ही नहीं है। हो सकता है कि इंजीनियरिंग पास करने वाले 100 विद्यार्थी हो जिसको गणित की बहुत अच्छी अभियोग्यता हो, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी है ही नहीं। प्रश्न तो गणित से पूछे जाएंगे, क्रिएटिविटी से नहीं पूछे जाएंगे। सवाल वहीं पर फंस जाएगा, सारे गणितज्ञ चयनित हो जाएंगे। अगर 100 सीटें हैं वैज्ञानिक की, तो 100 की 100 सीटों पर जो चयनित होंगे वो केवल गणितज्ञ, गणित की अच्छी योग्यता रखने वाले इंजीनियर्स सेलेक्ट होंगे, वैज्ञानिक नहीं। आप बात है, सब कुछ खोज नहीं हुआ है अभी। बहुत कुछ मोबाइल पर देखते, कितने क्रिएटिव लोग हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, रिलेटिविटी थ्योरी पर बनाते हैं। ये कल्पना लगती है। विज्ञान की जो रचनात्मकता है वो केवल प्रारंभ में कल्पना लगती है। मैंने विज्ञान का उदाहरण दिया। अभी जैसे मैं स्वयं को भी कहता हूं कि मैं स्वयं रचनात्मक नहीं हूं, तभी तो कह रहा हूं कि मैं राजतंत्र की बात कर रहा हूं, लेकिन लोकतंत्र मुझे बैठा नहीं देगा। बस इतनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया है, मैं बोल रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि क्या मुझे कोई मेरी योग्यता के आधार पे मुझे कोई प्रधानमंत्री बना देगा देश का? सीधा सा सवाल है नहीं। या आपको ही, मैं अपनी बात क्यों करूं, आपको ही, आप बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे होंगे, उनमें देश चलाने की योग्यता होगी, अपने यहां की समस्या समाधान करने की योग्यता होगी, लेकिन वो समस्या समाधान नहीं कर सकते क्योंकि उनमें बुद्धि चातुर्य नहीं है कि लोगों को ठग सके, वोट ठग सके। वोट को प्राप्त करना एक ठगने की बेहतर योग्यता है, जो एक शिक्षित और रचनात्मक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। क्योंकि आप देश में, आपके एक शहर में नाली में कचरा भरा हुआ है और पानी नहीं निकल रहा है बरसात में, आप सोच सकते हैं कि अरे यहां से अगर रास्ता खुल जाए तो यहां से नदी में पानी चला जाएगा, शहर साफ हो जाएगा। आप में रचनात्मक योग्यता है, लेकिन आप न वार्ड काउंसलर हैं, न ही आप विधायक या एमपी हैं, अधिकारी भी हैं। आप हो सकता है कि आप एक अधिकारी हो, एक आईएएस अधिकारी हो, लेकिन आप वार्ड काउंसलर नहीं हैं, इसलिए आप वार्ड काउंसलर को आदेश तक नहीं दे सकते कि इस शहर की इस गली का पानी निकाला जाएगा। ऐसा नहीं कि आप आईएएस हो गए, आप रचनात्मक भी हो सकते हैं, आप टैलेंटेड हैं, आपके दिमाग में आती है बात, लेकिन आप ये सलाह नहीं दे सकते। ये बहुत बड़ी व्यवस्था है इस लोकतंत्र में, अभिभावक के अभाव में। लेकिन अगर इस देश में अगर संप्रभुता मूर्त होती तो सीधी सी बात है, आप इस छोटी सी घटना के लिए सीधा का सीधा राजा के पास, जिसको राजा संप्रभुता संपन्न ही होता है। संप्रभुता विहीन व्यक्ति राजा नहीं, मंत्री तक हो सकता है। संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के पास और मूर्त होती है। आप राजा के पास एक पत्र लिखेंगे या फोन कॉल घुमाएंगे, जरूरी नहीं कि राजा फोन उठाए। राजा फोन नहीं उठाएगा। फोन उठाएगा उसका कौन? जो दूर संचार या कम्युनिकेशन मिनिस्टर होगा, संवाद या संप्रेषण का मंत्रालय होगा, उसका कोई स्टाफ उठाएगा। फोन उठाया, उस स्टाफ को पहले फोन उठाया, क्या सलाह आई, मैं उस जगह की समस्या का समाधान करना चाहता हूं। राजतंत्र में यही होगा, सीधा बात है। समस्या समाधान होगा, आप करना चाहते हैं, राजा जी आदेश है आपको, आप कर लीजिए। आपसे हो सकता है नहीं, सामूहिक जरूरत है, बहुत लोगों की जरूरत है। राजा का मंत्रिमंडल सीधा निर्णय लेगा, बहुत लोगों की जरूरत है, आपकी बात लोग नहीं सुन रहे हैं, सीधा वो कहेगा वहां के दंडाधिकारी को कि जाओ उसकी सहायता करो। अब इस कहानी को मैंने जो ये पूरा कहा कि ऐसा कभी होता था, तेनालीराम की कहानियां तो सुनी ही होंगी, कैसे वो पहुंच गया था राजा के दरबार में। अब लोकतंत्र में आप संसद भवन में घुस करके राइट है आपको, अगर सरकार का सभा कहां है, संसद भवन, राजा की सभा कहां होती है, राज दरबार कहा जाता है, या राजा की सभा, ये प्राचीन काल से होती है, रही है।
आपको अगर आपकी बात नहीं सुनी गई, आप सभा में जा सकते हैं। कोर्ट में केस करने की जरूरत नहीं होती है राजतंत्र में। कोर्ट जो होता है वो राजा का दरबार ही होता है राजतंत्र में, और ये होना भी चाहिए। संप्रभुता जब परिभाषित होती है तो कोर्ट यानी उसका सभा जो होता है इतना ज्यादा मूर्त होता है जिसमें साधारण नागरिक भी जा सकता है। नहीं जा सकता है, कॉल घुमा सकता है। आज बहुत बड़ा देश हो चुका है, जनसंख्या बढ़ गई है, हर समय राजा के दरबार में घंटी नहीं बजाया जाएगा एक मच्छर मारने के लिए। उसकी समस्या का समाधान अधिकारी स्तर पर होगा, नहीं तो सीधा अधिकारी के लिए आप ये नहीं कॉल करेंगे कि फला अधिकारी को मैंने कहा कि इस जगह ये समस्या, आप समस्या हल कर दीजिए, सलाह दिया, राजा का अधिकारी नहीं माना, आप इसकी शिकायत दरबार में करेंगे। राजा सीधा उस अधिकारी को क्या करेगा? सस्पेंड करेगा। लोकतंत्र में सभी अधिकारी जानते हैं कि नौकरी नहीं जाने वाली, लेकिन राजा के यहाँ ये तो बात होती, नौकरी नहीं जाने वाली बात ही नहीं है। वो जानता है कि राजा की प्रजा ही होता है, सो अधिकार है, उसको भी हित में दिक्कत होगी। राजा दो ही निर्णय लेता है, या तो आप मेरे आदमी हैं या आप मेरे आदमी नहीं हैं। आप या तो मेरी प्रजा हैं या आप मेरी प्रजा नहीं है। दो ही रिश्ते होते हैं। आप मेरी प्रजा हैं तो एक भाई दूसरे भाई का हेल्प करो, एक भाई दूसरे भाई का। फिर परिवार की समस्या पे जब परिभाषित होती है, मूर्त होती है संप्रभुता, तो परिवार जैसा होता है। जैसे एक माता पिता, एक भाई, हर जगह माता पिता, अगर दो भाई के बीच में चोट लग गया, तूने भाई को मारा, माता पिता डर से भाई की सहायता करो, आदेश दे देते हैं। अरे दोनों तो उस राजा की प्रजा ही है, एक अधिकारी भी प्रजा है और जो एक शिकायत कर रहा है वही। यहां समस्या है, समस्या का हल करो, जल्दी करो। मेरे पास समस्या आ गई, तुम अयोग्य हो, डर के मारे, क्योंकि अनियंत्रित शक्ति है संप्रभुता की, अनियंत्रित शक्ति, डर के मारे काम हो जाएगा। हो सकता है अब यहां पर विविधता, रुचि की विविधता। एक दंडाधिकारी की रुचि है कि वह युद्ध कला में निपुण है, तभी वह किसी को शारीरिक दंड दे सकता है। दंडाधिकारी युद्ध कला में निपुण है और जिस समस्या को कह रहा है वह एक अच्छा शिक्षक है, जिसको विद्यालय में अक्षर ज्ञान देने का और साहित्य ज्ञान देने की योग्यता है। वह जा रहा है रास्ते से। समझिए उदाहरण, एक शिक्षक जिसे विद्या देने की योग्यता है, वह सड़क से जा रहा है, अक्षर ज्ञान भाषा ज्ञान देने की योग्यता है, सड़क से जा रहा है, सड़क पर जाम लगी हुई है, भीड़ हो गया है, रास्ता अवरुद्ध है। वह सीधा दंडाधिकारी को कॉल करता है कि यहां पर जाम है, आप जाम खाली करवाइए। हर जगह तो दंडाधिकारी उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन वहां पर कांस्टेबल होंगे या जो भी होंगे, अधिकारी को कॉल घुमाएगा, वो वहां समस्या हल कर देगा। जरूरी उसको रुचि, उस शिक्षक की रुचि तो नहीं है कि डंडा घुमाने में, पीटने में, लोगों की अभिरुचि नहीं है शिक्षक की, लेकिन दंडाधिकारी को तो अभिरुचि है, डंडा घुमाने का ही तो उसको अधिकार है और उसी में अभिरुचि है। वो आएगा, तुरंत देगा सटिया करके, क्यों लगी हुई भीड़, तुरंत दो सवाल, आदमी दंडाधिकारी को देख के भीड़ खाली कर देगा। लोकतंत्र में ऐसा होता है क्या? पुलिस खड़ी है, पे 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 पे, अरे भाई आगे गाड़ी निकलेगी तो पीछे वाली गाड़ी तो स्वयं निकलेगी, लेकिन लोग पे 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 करते हैं। बेचारे को राइट नहीं है, अधिकार है ही नहीं। वो किसी भी जनता या अधिकारी को उसकी शक्ति जो होती है संप्रभुता से मिलती है, और भारत में संप्रभुता है नहीं। गली का एक गुंडा है, मैं निकलूंगा सबसे आगे, मेरी बुलेट है, मैं निकलूंगा। अब खैर बुलेट की भी इज्जत उतर गई है, बड़ी गाड़ी है, ये फलना विधायक जी की गाड़ी है। क्या राजतंत्र में ऐसा होगा? कोई विधायक जी, एमपी जी, अगर नियम का पालन करना है, राज्य कर्मचारी है, भीड़ लगानी ही नहीं है, उसको अधिकार है डंडा मार के भीड़ खाली करने का, उसको राइट है। आप प्रतिबंध लगाएंगे तो शिकायत कर देगा फिर राजा साहब के पास, संप्रभुता के पास उसकी शक्ति है। मुझे इतना ही दिया है अधिकार कि मैं डंडे से पीट सकता हूं यहां पर। आप भले ही हम राज्य के मंत्री हो, आप मंत्री हैं तो सूचित करके आ रहे होंगे ना, तो आपके लिए मार्ग पहले से खोल दिया जाएगा कि इस होकर आपको जाना है। मंत्री इस तरीके से आएगा कि रास्ता, जनता की सेवा करने के लिए आप नौकर है, सेवा करने के लिए आप मंत्री हैं, इसलिए आप सेवा करने के लिए आपको इधर से जाना है, वैकल्पिक मार्ग अपनाइए। और ये पता नहीं होना चाहिए। आज क्या होता है, शानो शौकत शब्द बघारे, राजतंत्र या फिर संप्रभुता जहां परिभाषित होती है, केवल एक के पास ही शानो शौकत होती है, वो है संप्रभुता के पास, बाकी सब बराबर होते हैं। जैसे माता पिता के लिए, माता पिता के नीचे सब बच्चे बराबर हैं। हो सकता है कि वह किसी को कभी वजीफा देता हो, कभी फायदा देता हो। जैसे दो बच्चों में कभी माता पिता एक बच्चे का पक्ष लेते हैं तो जरूरी है कि हमेशा उसी का पक्ष लेंगे, दूसरे का भी पक्ष तो लेते हैं।
ऐसा जरूरत के हिसाब से निर्णय। उसी प्रकार से संप्रभुता में जब संप्रभुता संपन्न होता है कोई शासक, जैसे मैं राजा शब्द का प्रयोग करता हूं, संप्रभुता संपन्न शासक, तो वह निर्णय लेने का अधिकारी है। नीचे वाले लोगों को कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। मंत्री है तो क्या, उसको जिस काम के लिए भेजा गया वो काम करके चुपचाप निकल लाना है। इसका मतलब तुम जाम लगाने का अधिकारी नहीं हो। निकलना है, आपको देरी हो रही है, आपको टारगेट है कितना देर में आप, जैसे राजतंत्र में क्या होगा ये व्यवस्था मैं बताऊंगा आगे, या पीछे भी बताया हूं, उसको सुन लीजिए। राजतंत्र में कैसी व्यवस्था होगी, मेरे राजतंत्र में कैसी व्यवस्था होगी, ये मैं आगे बताऊंगा, या पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, मैं और मेरा राजतंत्र। तो उसमें मैं बताऊंगा कि व्यवस्थाएं कैसी होती हैं। बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, अगर मंत्री या एक सेनापति है, हमें पड़ोसी राज्य में या फिर मेरे ही राज्य के क्षेत्र में कहीं विद्रोह हो गया, विद्रोह तो होंगे क्योंकि महत्वाकांक्षी लोग एकाध होंगे, विद्रोह करेंगे। जैसे कि कम्युनिकेटिव, मैंने बताया ना कि जो चतुर लोग होते हैं वो नेतागिरी करेंगे, लोगों को ठग करके भीड़ जमा कर लेंगे और संप्रभुता के विरुद्ध हमला करेंगे, संप्रभुता के विरुद्ध हमला करेंगे। उसे दबाने के लिए संप्रभुता संपन्न शक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। ये होता है और होगा, ये कोई भी शासन व्यवस्था हो, होगा ही। तो अगर वहां पर सेनापति जा रहे हैं कि वहां की लोगों को दंड देने के लिए जा रहे हैं सेनापति, रास्ते में भीड़ खड़ी कर दी गई, वहां का दंडाधिकारी मंत्री जी को कहता है रास्ता खाली करने के लिए। जानबूझ के प्लानिंग ऐसी की जा सकती है कि उतने ही लोग को इस तरह से भीड़ करा लेना है, ले जाना है कि बॉल बम के लिए जा रहे हैं लोग, तो मंत्री को वहां दंडाधिकारी रोक देगा, आपातकालीन प्रमाण पत्र दिखाएगा। आपातकालीन स्थिति है, ये मंत्री हैं और अभी आपात स्थिति में वहां दंगा शांत करने जा रहे हैं, वहां विद्रोह यानी दंगा शांत करने जा रहे हैं, दंडाधिकारी है, उसको पूरा राइट है। वह देखा कि इनको आदेश पत्र किसी का मिला है दंगा शांत करने का, तो फिर कोई भी भीड़ है उन्हें पहले, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत बड़ी है। वह अपनी समस्या कहेगा, दंडाधिकारी भी समझ जाएगा कि समस्या गंभीर है, रोड जाम है, इसका मतलब सीधी बात है ये प्लानिंग है। उसके मंत्री के अधिकार या सेनापति के अधिकार उस दंडाधिकारी के अधिकार से अधिक है। आपात स्थिति में वह दंडाधिकारी अपने डिपार्टमेंट को सूचित करेगा। आज कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं भी है, यानी दंगा है, सीधा बात है, जनता है आप, आपके धार्मिक और नैतिक अधिकार लोकतंत्र की तरह तो नहीं होंगे। आप राजा के कार्य में और नियंत्रित सत्ता के कार्य में बाधा नहीं पहुंचा सकते। पहले सेना को जाने दीजिए। आज भी लोकतंत्र में अगर सेना मार्च पास्ट कर रही होगी तो आम जनता को भीड़ लगाने का कोई राइट नहीं होता है। तो लोकतंत्र में भी तो वही है। राजतंत्र में अब परमिशन लेने के दंडाधिकारी दंगा शांत कराने जा रहे हैं, आप उसके मार्ग में बाधा नहीं पहुंचा सकते, रास्ता खाली, कार्य संपन्न होगा। अगर आप उसके, यही होती है अनियंत्रित सत्ता और संप्रभुता। संप्रभुता राजा के पास है, इसलिए राजा का आज्ञा पत्र जिसके पास है वह व्यक्ति उस समय राजा होता है, राजा का आदमी है, राजा है, उसकी शक्ति संप्रभुता के बराबर होती है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। एक आईएएस अधिकारी भी हमेशा सिखाते रहता है, डरते रहता है कि कोई एक थप्पड़ मार न दे। अक्सर देखते हैं विद्रोह होता है, मोब लिंचिंग में कई अधिकारी मारे जा चुके हैं, क्योंकि वहां का दंडाधिकारी यानी कि पुलिस बल जिसको कहते हैं वो भी उसको सपोर्ट नहीं कर पाता। एक नेता के लिए पुलिस बल है आगे पीछे, लेकिन एक अधिकारी के लिए पुलिस बल नहीं होता, और वह जानबूझ के दंगा फसाद की स्थिति में एक दंडाधिकारी या फिर समाहर्ता जिसे राज्य का प्रशासन देखना है, या डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो डरते रहते हैं कि वो लोगों को समझा बुझा के काम निकालें, क्योंकि उनके पास वो राइट है ही नहीं लोकतंत्र में, क्योंकि वो जनता से शक्ति लिया हुआ व्यक्ति कहां पर है, संसद में, वो मूर्त है ही नहीं। वो किससे शिकायत करे? यहाँ के नेता की शिकायत उसी नेता से करेगा, वो नेता ही दंगा फसाद करवाले हो तब, क्योंकि नेता को वोट चाहिए, इसलिए दंगा फसाद तो नेता ही करवाता है। राजा के राज्य में कोई दंगा फसाद करने की गलती नहीं करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे पता होगा कि मैं राजा का व्यक्ति हूं, तभी तक राजा के सामने कोई समस्या रख सकता हूं। अगर मैं राजा के विरुद्ध बोल रहा हूं तो मेरे लिए राजा का निर्णय ही सर्वोपरि है। जो भी राजा के समर्थक हैं
वो मेरी हत्या तक कर सकते हैं, क्योंकि राजा के यहां समर्थन क्या होता है, नियंत्रित संप्रभुता। अब मैं इसका एपिसोड दूसरा बनाता हूं। अब आगे मैं वार्ता आगे बताऊंगा कि कैसे मैं और मेरा राजतंत्र में परिभाषित अभिभावक, देश में लोकतंत्र में जब परिभाषित अभिभावक होगा तो किस प्रकार से देश का शासन करेगा, ये मैं बताऊंगा। मैं और मेरा राजतंत्र की शैली में परिभाषित संप्रभुता यानी उत्तरदायित्वपूर्ण शासन। मेरा अगला एपिसोड है उत्तरदायित्वपूर्ण शासन के कर्तव्य और अधिकार और किस प्रकार से मैं अपने राजतंत्र में करूंगा ये काम। तो मित्रों, स्वागत है अब अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।